हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन के लिए पॉलिटी। 5th चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक पार्ट 1 में कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है जी, आगे बात करते हैं हम यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं। जो आर्टिकल 1 है वो डिस्क्राइब करता है क्या, इंडिया मतलब कि भारत को एक यूनियन ऑफ स्टेट जैसे, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। इस प्रोविज़न में जो प्रोविज़न है ये दो चीज़ों से डील करता है। पहला क्या कि नेम ऑफ द कंट्री, और दूसरा टाइप ऑफ पॉलिटी। ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरह का यूनानिमिटी नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में किसके साथ, विद रिगार्ड द नेम ऑफ कंट्री। ठीक है जी, कुछ मेंबर्स जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि ट्रेडिशनल नेम मतलब भारत होना चाहिए। हालांकि कुछ लोग जो है वो मॉडर्न नेम मतलब इंडिया को भी एडवोकेट करते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या किया है, मिक्सड ऑफ बोथ, मतलब दोनों नामों को अडॉप्ट कर लिया है, मतलब इंडिया दैट इज़ भारत। सेकेंडली क्या बात करते हैं, जो कंट्री है उसको डिस्क्राइब किया गया है यूनियन। ऑल्दो जो 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 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड है किस पे, फेडरल स्ट्रक्चर पे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं वो इस फ्रेज़ को, मतलब जो यूनियन ऑफ स्टेट है, इससे कहना चाहते हैं क्या, प्रेफर करते हैं इसकी जगह पे फेडरेशन ऑफ स्टेट। ये इसके पीछे दो रीज़न है। पहला तो ये, जो इंडियन फेडरेशन है वो किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं है कि हमने स्टेट के साथ अग्रीमेंट किया है और तब जाके हम ये इंडियन फेडरेशन लेके आए हैं। और ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है अमेरिकन फेडरेशन में। और दूसरा रीज़न ये था कि स्टेट्स के पास कोई भी ऐसा राइट नहीं है कि वो जो है इस फेडरेशन से अलग हो सकें। और जो फेडरेशन है एक तरह का यूनियन है, क्योंकि ये जो है इनडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है जी, जो कंट्री है एक तरह से क्या, एक इंटीग्रल होल है और डिवाइडेड है डिफरेंट स्टेट्स में। वो भी किस लिए, ताकि हम एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा ईजी उसको एडमिनिस्टर कर सकें। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उनको क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में। टेरिटरीज ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ टेरिटरी, और टेरिटरीज जो कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक्वायर की गई हैं। ठीक है जी, अब जो नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ हैं और जो उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के 1st शेड्यूल में। और प्रेजेंटली हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। जो प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो पर्टेन करता है स्टेट्स को, कि जो चीज़ें हैं स्टेट की वो किन किन मैनर में अप्लीकेबल करती हैं, सारे स्टेट्स के लिए ऑलमोस्ट एक ही हैं। जो स्पेशल प्रोविज़न है जो पार्ट 21 के अंदर बनाया गया है वो स्पेशली किन के लिए है, एप्लीकेबल होता है महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटका के लिए। यहाँ पे होता है क्या है, ये जो इनके जनरल प्रोविजंस हैं वो उनको ओवरराइड कर सकते हैं रिलेटिंग टू स्टेट ऑफ अ स्टेट एज अ क्लास। अभी हम बात करें 5th और 6th शेड्यूल है, वो क्या करता है, सेपरेट प्रोविजंस रखता है किसके रिस्पेक्ट में, एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी कौन से एरिया के लिए, शेड्यूल्ड एरियाज़ या फिर ट्राइबल एरियाज़ उसी स्टेट में। ठीक है जी, यहीं पे अब टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है एक वाइडर एक्सप्रेशन है दैन द यूनियन ऑफ स्टेट। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि जो लेटर इंक्लूड किया गया है वो केवल स्टेट का ही करा गया है, वाइल द फॉर्मर इंक्लूड्स नॉट ओनली द स्टेट, न केवल स्टेट को बल्कि यूनियन टेरिटरीज़ और टेरिटरीज़ जो गवर्नमेंट द्वारा एक्वायर की गई हैं वो भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है जी, मतलब जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसमें सब कुछ आ जाता है, यूनियन ऑफ इंडिया में केवल स्टेट आता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। जो स्टेट है वो एक तरह से मेंबर होता है फेडरल सिस्टम का और शेयर करता है डिस्ट्रीब्यूटिव पावर सेंटर के साथ। जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है जी, और जो एक्वायर्ड टेरिटरीज़ हैं वहीं पे इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है। बीइंग अ सॉवरेन स्टेट, इंडिया जो है वो किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है अकॉर्डिंग टू द मोड रिकग्नाइज बाय इंटरनेशनल लॉ, जैसे कि सेसेशन। ठीक है जी, किसी ट्रीटी के द्वारा परचेज कर ले, कोई गिफ्ट कर दे, लीज या फिर प्लेबिसाइट के द्वारा या फिर ऑक्यूपेशन के द्वारा। ठीक है जी, या फिर उसके कोई भी कॉन्क्वेस्ट या फिर सब्जुगेशन के द्वारा। एग्जाम्पल जैसे कहा गया कि इंडिया ने एक्वायर किया था कुछ सेवरल फॉरेन टेरिटरीज, जैसे कि दादरा है, नागर हवेली, गोवा, दमन, दीव, पुडुचेरी और सिक्किम। ठीक है जी, वो भी कैसे, सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑक्यूजेशन जो है इन स्टेट्स का और इन टेरिटरीज़ का वो डिस्कस किया गया है, बाकी चैप्टर्स में उनको देखेंगे आगे। जो आर्टिकल 2 है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि जो क्या करता है, कि एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, कि यूनियन ऑफ इंडिया में उसको एडमिट कर सके या फिर स्टेबलाइज कर सके न्यू स्टेट्स को ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस, जैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जिससे वो उसमें फिट हो सकें। वहीं पर जो आर्टिकल 2 है वो ग्रांट करता है 2 तरह के पावर हमारे पार्लियामेंट को। पहला क्या, पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट। ठीक है, दूसरा क्या करता है, नए स्टेट को स्टेबलाइज करने की पावर देता है। जो पहली चीज़ रेफ़र की जाती है, जैसे कि किसी स्टेट का एडमिशन कर रहे हो हमारे यहाँ पे, तो या तो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में हो, या फिर दूसरा क्या है वो एग्जिस्टेंस में ना रही हो उसके पहले।
जो आर्टिकल 2 है वो रिलेट करता है एडमिशन या फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स का, ठीक है, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, ठीक है जी। आर्टिकल 3 वही बात करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन या फिर होती हैं, जो एक्सचेंज होती हैं एग्जिस्टिंग स्टेट की ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, उनसे रिलेट करता है, या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो आर्टिकल 3 है वो डील करता है रीएडजस्टमेंट इंटर से ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट की पावर क्या होती है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स में, इनके बारे में बात कर लेते हैं। जो आर्टिकल 3 है वो ऑथोराइज़ करता है पार्लियामेंट को, क्या क्या ऑथोराइज़ करता है देखते हैं। पहला, किसी नए स्टेट को फॉर्म कर सकता है, किसके किसके द्वारा, किसी टेरिटरी को सेपरेट करके किसी एक स्टेट से, या फिर यूनाइट करके दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स को किसी स्टेट में, या फिर यूनाइट कर सकता है किसी भी टेरिटरी को किसी भी पार्ट में, किसी भी स्टेट के पार्ट में। किसी स्टेट का एरिया बढ़ा दे, किसी स्टेट का एरिया घटा दे, किसी स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर कर दे, या फिर किसी स्टेट का नाम ही ऑल्टर कर दे, ये सब चीज़ें कर सकता है पार्लियामेंट। हालांकि जो आर्टिकल 3 है वो ले डाउन करता है दो कंडीशंस को इस चीज़ के रिगार्डिंग। पहला तो क्या, जो बिल आ रहा है, जो अब अपने चेंजेस अभी पढ़े उनके बारे में कोई बिल आ रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है पार्लियामेंट में, तो इसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन होनी ज़रूरी है। और दूसरा क्या, रिकमेंडेशन को बिल के रिकमेंड होने से पहले पहले जो प्रेसिडेंट है उसको रेफ़र करना होगा वो इशू या फिर वो चीज़ें उसी स्टेट लेजिस्लेचर को जिसकी कंसर्न में सब चीज़ें हो रही हैं, और उनसे उनके व्यूज़ मांगे जाएंगे कुछ स्पेसिफिक पीरियड में। हालांकि जो पावर है पार्लियामेंट की किसी नए स्टेट को फॉर्म करने में, ठीक है, वो इंक्लूड करता है क्या, कि नए स्टेट को फॉर्म कर सके या फिर यूनियन टेरिटरी को फॉर्म कर सके बाय यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जो प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट है वो बाउंड नहीं होता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसने अपने क्या व्यू दिए हैं, अगर उन्हें करना है तो करेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे, मतलब चाहे वो एक्सेप्ट करें चाहे वो रिजेक्ट करें, इट्स ऑल अप टू देम, ठीक है जी। यहीं पे क्या बात करी गई है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, इस तरह कोई भी नेसेसरी प्रावधान नहीं है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर जो है अमेंड करना चाहती है फिर नहीं मानती है तो हमें उसको एक फ्रेश रेफरेंस लानी पड़ेगी जिससे कि पार्लियामेंट उसमें मूव करा सके। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, आप इसको ला सकते हो और मूव करा सकते हैं, एक्सेप्ट भी करा सकते हो पार्लियामेंट में, ठीक है। अभी बात करते हैं हम यूनियन टेरिटरी की। यूनियन टेरिटरी में ऐसा कोई भी प्रोविजन जो है बनाया नहीं गया अभी तक स्टेट कंसर्न लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग कि वो अपने व्यू दें और पार्लियामेंट क्या इस चीज़ में एक्शन ले सकती है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं करी गई है। वहीं पे अगर बात करें हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक अथॉरिटीज़ देता है पार्लियामेंट को कि वो नया स्टेट बना सकते हैं या फिर अल्टर कर सकते हैं एरिया को उसकी बाउंड्री का, या फिर नेम जो एग्जिस्टिंग स्टेट का है बिना उसकी कंसेंट के, ठीक है। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं क्या, जो पार्लियामेंट है वो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया को रिड्रॉ कर सकती है अपनी मर्जी के हिसाब से। इस तरह से जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या फिर कॉन्टीन्यूड एग्जिस्टेंस है किसी स्टेट का वो गारंटीड नहीं किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इसीलिए जो इंडिया है, इंडिया को राइटली डिस्क्राइब किया गया है एज एन इनरस्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, ठीक है जी। जो यूनियन गवर्नमेंट है किसी भी यूनियन गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकती है स्टेट को, हालांकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है यूनियन को। वहीं यूएसए में देखें अगर हम, तो यहाँ पे क्या होता है, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है या फिर जो कॉन्टीन्यूड एग्जिस्टेंस होता है किसी स्टेट का वो गारंटेड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट जो है वो किसी नए स्टेट को किसी नए स्टेट को बना नहीं सकती है या फिर उसकी बाउंड्री को अल्टर नहीं कर सकती है बिना उस स्टेट की कंसेंट के बिना, ठीक है। इसे जो यूएसए को है डिस्क्राइब किया गया है एज इनरेस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। और मोर ओवर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो आर्टिकल 4 है वो इटसेल्फ डिक्लेयर करता है क्या, कि जो भी लॉज बनाए गए हैं किसी भी नए स्टेट के एडमिशन या फिर स्टेब्लिशमेंट के लिए अंडर आर्टिकल 2 या और फॉर्मेशन किया गया है किसी नए स्टेट का या फिर ऑल्टर की गई है उसकी एरिया बाउंड्री या फिर नेम एग्जिस्टिंग स्टेट का, मतलब अंडर आर्टिकल 3, ये दोनों चीज़ें हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर आएंगी, तो लेकिन ये अंडर आर्टिकल 368 नहीं आएंगी। इसका मतलब ये है कि ऐसे लॉज जो हैं पार्लियामेंट में पास किए जा सकते हैं बाय सिंपल मेजॉरिटी बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें क्या, कि जो पार्लियामेंट की पावर है किसी स्टेट के एरिया को डिमिनिश करने की, मतलब अंडर आर्टिकल 3, ठीक है, क्या ये पावर भी इंक्लूड करती है कि जो इंडियन टेरिटरी है वो जा सकती है किसी फॉरेन टेरिटरी के पास, तो जाहिर सी बात है ऐसा क्वेश्चन तो नहीं होगा। इस तरह का सेम क्वेश्चन जो है पहले भी बनाया जा चुका था सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में बाय द प्रेसिडेंट इन 1960। जो डिसीजन आया था सेंट्रल गवर्नमेंट का कि जो टेरिटरी है उसको हम बेरूबारी यूनियन के नाम से जानेंगे अगर ऐसा कहीं होता है तो, ठीक है। ये पाकिस्तान लेड पॉलिटिकल एजिटेशन एंड कंट्रोवर्सी था, ठीक है।
इसलिए इसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लेना ज़रूरी था। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हेल्ड किया था कि जो पार्लियामेंट की पावर है किसी स्टेट के एरिया को डिमिनिश करने की, मतलब अंडर आर्टिकल 3, ये इस सेशन को कवर नहीं करती किसी भी इंडियन टेरिटरी को कि वो फॉरेन कंट्री की है या नहीं है। इस तरह से जो इंडियन टेरिटरी है वो सीट कर सकती है फॉरेन स्टेट में ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। अब कॉन्सिक्वेंटली हुआ क्या, जो 19th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1960 का, उसने इनेक्ट कर दिया कि कुछ जो पाकिस्तान की टेरिटरी हैं उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और वही दूसरी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट है उसने 1969 में उसने कुछ रूलिंग निकाली थी और कहा था कि जो सेटलमेंट है हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट के साथ इंडिया या फिर किसी अनदर कंट्री के साथ, उनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब ये कि ये किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का जो है सेसेशन नहीं इंक्लूड है इंडियन टेरिटरीज़ का टू अ फॉरेन कंट्री। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश के साथ जो टेरिटरीज का एक्सचेंज हुआ है उनके बारे में बात करते हैं। जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 का है वो इनेक्ट करता है और कहता है कि जो भी टेरिटरीज़ हैं इंडिया में बांग्लादेश की, वो उनको ट्रांसफ़र कर दी जाएँ उनके यहाँ पे, और जो हमारी टेरिटरीज़ वहाँ पे हैं उनको हम यहाँ पे लेके चले आएँ। और इस तरह से एक प्रोटोकॉल जो है साइन किया गया था बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। और इस डील के तहत हुआ क्या था, जो इंडिया है वो अपनी 111 इनक्लेव जो है वो बांग्लादेश को देगा, वहीं बांग्लादेश जो है वो 51 इनक्लेव जो है वो इंडिया को ट्रांसफ़र कर देगा। इसी के साथ साथ क्या हुआ था, एक डील ऑल्सो इन्वॉल्व हुई थी किस लिए कि जो एक एड्रेसिव पोसेशन है और जो डिमार्केशन है इसका 6.1 किलोमीटर डिमार्केटेड बॉर्डर स्ट्रेच का, उसको भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। इन सब के जो 3 पर्पस थे वो क्या थे, देखते हैं कि अमेंडमेंट जो मॉडिफाई किया गया था, प्रोविजन जो रिलेटिंग थे किसके, टेरिटरीज ऑफ 4 स्टेट, किसके असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, इसको फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लाकर रखा गया। अब बैकग्राउंड देख लेते हैं कुछ इस अमेंडमेंट का, क्या था बैकग्राउंड। ठीक है, जो इंडिया और बांग्लादेश है उनके पास कुछ कॉमन लैंड बाउंड्री थी अप्रॉक्सीमेट 4096.7 किलोमीटर्स की। जो इंडिया ईस्ट पाकिस्तान लैंड बाउंड्री थी वो डिटरमाइन की गई थी एज पर दी रेडक्लिफ अवार्ड ऑफ 1947। डिस्प्यूट जो होने का कब सामने आया था, जब कुछ सम प्रोविजंस जो थे रेडक्लिफ अवार्ड के वो जो हैं वो सॉट टू बी रिजॉल्व, किसके द्वारा, बग्गा अवार्ड ऑफ 1950। एक और एफर्ट बनाया गया था इसी चीज़ को सेटल करने के लिए, इसी डिस्प्यूट को, बाय दी नेहरू नून अग्रीमेंट इन 1958 में। हालांकि जो ये इशू रेटिंग था डिवीज़न ऑफ बेरूबरी यूनियन, वो जो चैलेंजिंग था सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, तो इसलिए इसे कंप्लाई करने के लिए एक ओपिनियन का रेफरेंस रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो 19th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1960 का, उसको पास किया गया था पार्लियामेंट में। और इसलिए जो कंटिन्यू लिटिगेशन चल रहा था और जो अदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थे उस टाइम पे, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1960 का, वो जो है वो किसी भी तरह का नोटिफाइड नहीं, कोई भी तरह का, मतलब एक तरह से कह सकते हो आप, कुछ भी कंक्लूजन नहीं लेके आ पाए किसके रिस्पेक्ट में, टेरिटरीज इन फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान, जो कि प्रेजेंटली हमारा बांग्लादेश है। अब मई 1974 में क्या हुआ था, एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें कि क्या होगा, जो एक डिमार्केशन है लैंड बाउंड्रीज़ का और जो रिलेटेड मैटर हैं उन सब के बीच में एक साइन किया गया था दोनों कंट्रीज़ के बीच में कि हम सोल्यूशन लेके आएंगे, और एक कॉम्प्लेक्स नेचर जो है बॉर्डर डिमार्केशन का वो भी इसमें इन्वॉल्व होगा। जो अग्रीमेंट था वो जो है वो रेटिफाइड नहीं हो पाया इन चीज़ों को लेकर, इंटर आलिया और ट्रांसफ़र ऑफ टेरिटरीज़ को, जो कि रिक्वायरमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए। ठीक है जी, अब इसी के कनेक्शन में क्या हुआ, ये भी रिक्वायरमेंट थी कि हमें जो भी आइडेंटिफाई करना है, क्या जो भी प्रिसाइज एरिया है ऑन ग्राउंड, जिस ग्राउंड पे हमें चीज़ों को ट्रांसफ़र करना है, और साथ साथ जो भी इश्यूज़ थे डिमार्केशन ऑफ अनडेमोक्रेटिक बाउंड्री के, वो भी उनसे भी रिलेटेड बातें करनी थी। और जो टेरिटरीज़ थी एडवर्स पोजीशन में, या फिर जो एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स था वो भी आइडेंटिफाई किया जाना था और रिजॉल्व किया गया था बाय साइनिंग अ प्रोटोकॉल ऑन September 6, 2011। ठीक है, जो एक तरह से इंटीग्रल पार्ट है लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट का बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश 1974। ये जो प्रोटोकॉल प्रिपेयर किया गया था विद सपोर्ट एंड कंसर्न ऑफ जो भी स्टेट गवर्नमेंट है किसकी, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं हम। इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की बात करते हैं। जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हुआ, इंडिया जो है वो कंप्राइज करता था टू कैटेगरीज ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स। पहला तो ब्रिटिश प्रोविंस जो कि डायरेक्टली रूल किए जाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स। यहाँ पे जो होता था रूल तो होता था ब्रिटिश नेटिव प्रिंसेस का, लेकिन जो सब्जेक्ट ऑफ पैरामाउंटेंसी होती थी वो ब्रिटिश क्राउन की होती थी। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वो क्रिएट करता है 2 इंडिपेंडेंट और सेपरेट डोमिनियंस, मतलब इंडिया और
डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है जी, जो 3 तरह के जो ऑप्शन है वो प्रिंसली स्टेट्स को देता है, या तो वो इंडिया को ज्वाइन करें, या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें, या फिर वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। इसमें टोटल 552 प्रिंसली स्टेट्स में से उस टाइम पर जो एग्जिस्ट करते थे उनमें से क्या हुआ, 549 ने तो इंडिया को ज्वाइन कर लिया, और जो रिमेनिंग 3 थे मतलब हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, उन्होंने इंडिया को ज्वाइन करने से मना कर दिया। हालांकि टाइम के साथ साथ ये भी इंडिया का पार्ट होते गए, जैसे कि क्या, हैदराबाद को ज्वाइन कर लिया, हैदराबाद को लाया गया पुलिस एक्शन के द्वारा, जूनागढ़ को लाया गया रेफरेंडम के द्वारा, और कश्मीर को लाया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा। अब 1915 में क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन को कंटेन कर लिया, जिसमें कि स्टेट्स और टेरिटरीज ऑफ इंडियन यूनियन को रखा जाएगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। ठीक है जी, इन सभी में क्या हुआ, लगभग 29 नंबर थे। ठीक है जी, पार्ट ए में वो स्टेट्स आते थे जिन जो 9 ईस्ट वाइल गवर्नेंस प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के। पार्ट बी जो है कंसिस्ट करता था 9 ईस्ट वाइल प्रिंसली स्टेट्स को विथ लेजिस्लेचर, और पार्ट सी जो है वो कंसिस्ट करता था ईस्ट वाइल चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड कुछ ईस्ट वाइल प्रिंसली स्टेट्स को। जो पार्ट सी है जिसमें कि टोटल 10 नंबर थे, वो क्या हुआ, धीरे धीरे सेंट्रली जो है उसको एडमिनिस्टर किया जाने लगा था। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था उसको क्या हुआ, वो सॉलिटरी पार्ट डी में पार्टी टेरिटरीज में इसको रखा गया था। अब धर कमीशन और जेवीपी कमेटी की बात करते हैं। जब इंटीग्रेशन हुआ प्रिंसली स्टेट्स का और जो रेस्ट ऑफ इंडिया था वो प्योरली एक तरह का एक एडहॉक अरेंजमेंट था। ठीक है जी, इसलिए यहाँ पे एक तरह से डिमांड आने लगी कि हमें डिफरेंट रीजन, जैसे कि पर्टिकुलर साउथ इंडिया क्या है, वहाँ पे उनको कहा जाने लगा कि हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारे स्टेट को आप रिकॉग्नाइज़ कर दो। फिर इसी के चलते जून 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अपॉइंट की लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, किसके तहत, चेयरमैनशिप ऑफ एस.के. धर, कि वो इन सब चीज़ों की फिजिबिलिटी को एग्जामाइन करें। जो कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की दिसंबर 1948 में, और रिकमेंड किया ये कि जो रिकॉग्निशन है किसी स्टेट का उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए ना कि लिंग्विस्टिक फैक्टर जो है का, ये उन्होंने बात करी। इसी तरह से जो ये जो क्रिएशन था वो बहुत ही रिसेंटमेंट था, और उसने क्या किया, जैसे मतलब बहुत लोग उसके अपोजिट में थे, बहुत लोग अपोज कर रहे थे, तो फिर से एक कमेटी की अपॉइंटमेंट की गई जिससे कि वो इन सब लिंग्विस्टिक चीज़ों को देखा जाए। और ये कमेटी जो बनाई गई थी कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी दिसंबर 1948 में। तो जो वो भी है इन्हीं सभी चीज़ें एग्जामाइन करेगी। ठीक है, इसमें कौन कौन था, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पत्ताभी सीतारमैया, और इस तरह से इसको मतलब को जाना जाता है जेवीपी कमेटी के नाम से। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की अप्रैल 1949 में, और इसने रिजेक्ट किया जो लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट का रिकॉग्निशन है उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब आगे बात करते हैं। और इस तरह से अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फोर्स हो गई, मतलब उसको ऐसा लोगों ने ऐसा इतना फोर्स कर दिया कि उसे पहला लिंग्विस्टिक स्टेट, जिसको हम आंध्र स्टेट के नाम से जानते हैं, बनाना पड़ा कि, और उसको सेपरेट किया गया तेलुगु स्पीकिंग एरिया से, और कहाँ से, मद्रास के। ठीक है, मद्रास स्टेट में जो तेलुगु स्पीकिंग थे उनको हटाया गया, और इस तरह से जो भी प्रोलॉन्ग पॉपुलर एजिटेशन थी वो बढ़ती गई। और जो डेथ था 40 श्री रामाऊ का, एक कांग्रेस पर्सन थे ऑफ स्टैंडिंग के, 56 डेज़ के हंगर के बाद मरे, जो कि वो चाहते थे कि ऐसा हो। अब फजल अली कमीशन की बात करते हैं। जब आंध्र स्टेट का जो क्रिएशन हो गया, इसके बाद जो डिमांड थी कि रीजन के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स का रिकॉग्निशन मिल जाए, वो बहुत ही इंटेंसीफाई हो गई। और इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करी एक 3 मेंबर स्टेट्स की रिकॉग्निशन कमीशन, किसके तहत, चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली, की वो इन सब चीज़ों को री एग्जामाइन करें और बताएं। तो इस तरह से जो 2 मेंबर थे, KM पानीकार और HN कुंजरू, ठीक है जी, वो भी साथ में आए। इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो सितंबर 1955 में सबमिट करी, और साथ ही साथ एक्सेप्ट किया कि जो भी एक स्टेट चाह रहा है अपना रिकॉग्निशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, उसको लेके आया। लेकिन इन्होंने रिजेक्ट किया ये थ्योरी, कौन सी, 1 लैंग्वेज 1 स्टेट की थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए इन्होंने ये बात को एक्सेप्ट कर लिया। और जो इनका ये व्यू था कि जो इंडिया है उसमें यूनिटी होनी चाहिए ना, इसकी प्राइमरी रिगार्डिंग जो उसका प्राइमरी कंसिडरेशन होना चाहिए वो रीड्रॉ करना चाहिए इंडिया के पॉलिटिकल यूनिट्स को। इसने आइडेंटिफाई किया 4 मेजर फैक्टर जिनको अकाउंट में लेके आना चाहिए किसी भी स्कीम ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट को। पहला तो क्या, प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, लिंग्विस्टिक एंड कल्चर होमोजेनिटी, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज द नेशन एज अ होल। जो कमीशन है वो सजेस्ट किया कि हमें जो 4 फोल्ड का क्लासिफिकेशन है स्टेट और टेरिटरीज़ का अंडर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन
उसको ख़त्म करना चाहिए और क्रिएट करना चाहिए 16 स्टेट एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेशन टेरिटरीज़ को। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया इस रिकमेंडेशन को, और कुछ वो भी साथ में कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस भी किए थे। जो स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1957 है और जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 है, वो डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन पार्ट ए एंड पार्ट बी स्टेट्स, जो कि पार्ट सी से हटा लिए गए थे, सॉरी अलग कर दिए गए थे, और जो पार्ट सी है इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और इस तरह से कुछ चीज़ों को मर्ज किया गया, कुछ एडजेसेंट स्टेट्स को और कुछ अदर क्या बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज़ को भी, ठीक है, अलग यूनियन टेरिटरीज़ बनाई गई। इसके तहत अब फाइनली रिजल्ट निकल के क्या आया, अब 14 स्टेट हो गए और 6 यूनियन टेरिटरीज़ हो गई। कब तक? नवंबर 1 1956 तक। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 था वो इस्टेब्लिश करता था कुछ नए स्टेट ऑफ केरला को जो मर्ज किया गया था त्रावणकोर कोचीन स्टेट के साथ विद द मलाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास स्टेट एंड कासारगोडे ऑफ साउथ कनाडा जो कि दक्षिण कन्नड़ा है, ठीक है जी। इसने मर्ज किया था तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़, हैदराबाद के तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ को आंध्र प्रदेश के साथ, और क्रिएट किया था आंध्र प्रदेश स्टेट, ठीक है जी। वहीं उसके बाद फिर क्या हुआ था, मर्ज हुआ था तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ का हैदराबाद के सॉरी इसके बाद क्या हुआ था, जो मध्य भारत स्टेट था, जो विंध्य प्रदेश स्टेट था, जो भोपाल स्टेट था, तीनों मिलके आए और उन्होंने मध्य प्रदेश स्टेट बनाया। वहीं सिमिलरली बात करें जो सौराष्ट्र स्टेट और कच्छ स्टेट था वो साथ में आया और बॉम्बे स्टेट बना, और जो कूर्ग स्टेट था जो कि उस टाइम मैसूर में आता था, जो पटियाला था, और जो ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन था, ठीक है, ये सब मिलके आए और पंजाब स्टेट बनाया। वहीं अजमेर स्टेट जो है वो राजस्थान में जाके मिला। और इसी के बाद साथ ही साथ बात करें तो कुछ न्यू यूनियन टेरिटरीज जैसे कि लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीन दीवी आइलैंड, ये सब जो हैं टेरिटरीज से ये टेरिटरीज डायरेक्ट हुई कहाँ से, मद्रास स्टेट से। कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज क्रिएट हुई आफ्टर 1956, ठीक है। अब 1956 के बाद भी काफ़ी लार्ज स्केल पे चलता रहा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ठीक है जी। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया का जो हमेशा कंटिन्यू चेंज में ही जाता रहा, जो कि काफ़ी लोग एजिटेशन कर रहे थे और पॉलिटिकल कंडीशंस के तहत ये सब चीज़ें होती थी। जो डिमांड थी कि कुछ और स्टेट्स को बनाया जाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर होमोजेनिटी, ठीक है। इसके हुआ क्या, जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स थे उनका बाइफर्केशन जो है वो शुरू हो गया। तो बात करते हैं कि जो महाराष्ट्र और गुजरात था, पहले इसकी बात करते हैं। 1960 में क्या हुआ, जो बिलिंगुअल स्टेट था बॉम्बे वो डिवाइड हुआ और वो 2 सेपरेट स्टेट्स, महाराष्ट्र मतलब मराठी स्पीकिंग पीपल और गुजरात जहाँ पे गुजराती स्पीकिंग पीपल दोनों अलग हो गए। और गुजरात जो इस्टेब्लिश हुआ 15th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। दादरा एंड नागर हवेली की बात करते हैं, जो पोर्चुगीज़ रूल टेरिटरी थी वो लिबरेशन में आई 1954 में, और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैरेट किया गया था टिल 1961 बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर चूजन बाय द पीपल देमसेल्फ। अब ये जो कन्वर्ट किया गया था यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा, 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961 के द्वारा। गोवा दमन दीव की बात करते हैं हम, ठीक है। इंडिया ने एक्वायर की थी तीनों टेरिटरी कहाँ से, पोर्चुगीज़ से, बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन इन 1961, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी हमारे यूनियन टेरिटरी में बाय दी 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962। इसके बाद 1987 में जो गोवा है वो उसको एक स्टेटहुड का दर्जा मिल गया। इस तरह जो दमन और दीव थे वो सेपरेट यूनियन टेरिटरी बने। पुडुचेरी की बात करते हैं, जो टेरिटरी है पुडुचेरी की वो कंप्राइज करती है फॉर्मर फ्रेंच एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया, जिसको हम पुडुचेरी के नाम से जानते हैं, पुडुचेरी, कराइल, माहे या फिर यमन के नाम से जानते हैं। जो फ्रेंच है उसने ये टेरिटरी जो इंडिया को दे दी थी 1954 में, और इसी के बाद जो भी इसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो एज एन एक्वायर्ड टेरिटरी के नाम से जाना जाता था टिल 1962, जब इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया किसके द्वारा, बाय 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। नागालैंड की बात करते हैं, नागालैंड की बात करते हैं। 1963 में जो स्टेट ऑफ नागालैंड है वो फॉर्म हुआ था बाय टेकिंग नागा हिल्स एंड सुआंग एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ असम, ठीक है जी। अब ये जो डन किया था जिससे क्या वहाँ पे जो हॉस्टाइल नागाज का जो मूवमेंट चलता है उसको सेटिस्फाई किया जा सके। हालांकि जो नागालैंड का स्टेटस देने से पहले जो क्या 16th यूनियन इंडिया स्टेट ऑफ यूनियन इंडिया हुआ करता था, जिसने प्लेस कर लिया, जो कि किसके तहत आता था, कंट्रोल ऑफ गवर्नर ऑफ असम इन 1961 में। अब हरियाणा, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं हम। 1966 में क्या था, जो स्टेट ऑफ पंजाब था वो बाइफर्केट हो गया, उसने बनाया क्या, हरियाणा, जो कि 17th स्टेट था इंडियन यूनिट का, और जो यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ बना। इसके साथ साथ जो डिमांड थी कि हमें सेपरेट 6 होमलैंड मतलब पंजाबी सूबा भी चाहिए, जो रेज़ किया गया था भाई अकाली दल, किसकी लीडरशिप में, मास्टर तारा सिंह की लीडरशिप में, ठीक है। कुछ रिकमेंडेशन भी दी गई थी शाह कमीशन के द्वारा कि जो पंजाबी स्पीकिंग एरिया है उसको कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, कुछ हमें यूनिलिंगुअल
ग्लोबल स्टेट ऑफ पंजाब में, जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग एरिया जो है कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया हरियाणा में, और जो हिल एरियाज था वो मर्ज कर दिया गया एडजॉइनिंग जो यूनियन टेरेटरी थी हिमाचल प्रदेश की। इस तरह से 1971 में जो यूनियन टेरेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश है वो वो एलिवेटेड होकर आई एज अ स्टेटस ऑफ अ स्टेट, जो कि 8th स्टेट था हमारे यूनियन टेरेटरी का। अब मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की बात कर लेते हैं। 1972 में क्या हुआ, जो पॉलिटिकल मैप था हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का, वो एक बहुत ही मेजर चेंज के थ्रू गुजरा, और इसमें हुआ क्या, जो 2 यूनियन टेरेटरीज थी मणिपुर और त्रिपुरा, और जो सब स्टेट था मेघालय, वो उनको क्या हुआ, स्टेट को दर्जा मिल गया। और जो 2 यूनियन टेरेटरी थी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ओरिजिनली जो है वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी मतलब नेफा के नाम से था उसकी, अब चूँकि क्या है क्या बोलते हैं सामने आई। अब इसी के साथ हुआ क्या, जो नंबर ऑफ स्टेट्स था हमारे इंडियन यूनियन में वो इंक्रीज़ हो गया 21, ठीक है जी। मणिपुर को 9th मिला, त्रिपुरा को 20 मिला, और मेघालय 21वां स्टेट बना। इनिशियली क्या हुआ था, जो 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1969 था, उसने मेघालय को एज एन ऑटोनोमस स्टेट या फिर सब स्टेट रखा था विद इन स्टेट ऑफ आसाम, ठीक है, जिसकी खुद की लेजिस्लेचर होगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। हाउएवर ये जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाया वहाँ मेघालय के लोगों के एस्पिरेशंस को, और जो यूनियन टेरेटरीज थी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, वो जो है फॉर्म होके आए एक टेरेटरीज ऑफ आसाम के फॉर्म में। सिक्किम की बात करते हैं। 1947 तक जो था सिक्किम एक इंडियन प्रिंसली स्टेट हुआ था, जो कि रूल किया था बाय चोग्याल के द्वारा। 1947 में क्या हुआ, आफ्टर लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, सिक्किम जो है वो प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया बन गया, जहाँ पे हुआ क्या, इंडियन गवर्नमेंट ने अस्यूम किया रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके डिफेंस के लिए, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन के लिए सिक्किम में। 1974 में क्या हुआ, सिक्किम जो है उसने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो इंडिया के साथ एक ग्रेटर एसोसिएशन लेके आए। इसी तरह 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 में क्या हुआ, एक एक्ट मतलब इनैक्ट किया गया पार्लियामेंट में, और इस अमेंडमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एक नया क्लास ऑफ स्टेटहुड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हुआ क्या, सिक्किम को जो है स्टेटस मिल गया एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, ठीक है। अब इसी के साथ साथ एक नया आर्टिकल 2A जो है वो हमारे न्यू शेड्यूल में लाया गया, मतलब 10 शेड्यूल लाया गया, जिसमें कि टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी एसोसिएशंस की, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था। इस जो एक्सपेरिमेंट था बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया, वहाँ के लोगों की एस्पिरेशन को फुलफ़िल नहीं कर पाया। एक रेफरेंडम हुआ फिर 1975 में, जिन्होंने और वोट हुआ कि जो ऑब्जोल्यूशन है हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चोग्याल और सिक्किम और जो सिक्किम है उसको एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बना दिया गया। इसी के तहत कॉन्सिक्वेंटली हुआ क्या, 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 आया, जो कि इनेक्ट किया गया था। सिक्किम को एक फुल फ्लेज स्टेट मिल जाएगा हमारे इंडियन यूनियन में, और ये 22nd स्टेट बन जाएगा। ये जो अमेंडमेंट था, ये अमेंडमेंट जो था वो अमेंड किया गया था पहला और 4th शेड्यूल को अमेंड करके, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है और ऐड करता है न्यू आर्टिकल 371F को, जिससे क्या हो, एक कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिल सकें इसके रिस्पेक्ट में, जिससे कि वहाँ पे एडमिशन ऑफ सिक्किम का एडमिशन जो है वो हो सके। ये ऑल्सो रिपील करता है आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल, जो कि ऐड किया गया था 35 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974 के द्वारा। आई थिंक इसको इतना ही रखते हैं, बहुत थोड़ा सा ख़त्म हो गया, शायद ख़त्म हो गया, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 2 चीज़ें और बची हैं, जम्मू एंड कश्मीर, तेलंगाना हमने पढ़ लिया क्या, मिज़ोरम, एक काम करते हैं उसको यहीं रखते हैं, फिर हम कुछ MCQs कर लेंगे अब तक के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।